हूँ। सो हम सर कामरान का दोबारा से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कराते चले। थैंक यू सो मच टू सर कामरान अली कुर्बान अली सर फॉर joining us today as well. Sir Kamran said, if opportunity doesn't knock, build a door. His thirst of knowledge does not come to an end. When he was in school, he was passionate about science. This passion helped him gain profound knowledge in these areas. He got admission in program Bachelors of Engineering and Mechatronics in a privileged educational institute, PEFKite. Moreover, the desire to accomplish his dream, he started working for an institution named Tactics. The name Tactics has been derived from two different words, tech from technology and tics from robotics. Collectively, it sounds as Tactics, whose tagline is where technology meets robotics. Tactics was initially proposed as the startup plan whose aim was to create robotics institute that provide awareness related to robotics in communities and schools. His journey started from 3 kids and now he has graduated around 40 kids in the field of robotics. Wow, mashallah. This hard work and dedication towards achieving his goal is making him successful day by day. However, Tactics' ultimate goal is to prepare kids for the future world with technical and programmable skills. We hope that this club will make its place in the world of robotics soon. Thank you so much, Sir Kamran, for joining us today. Over to you. Thank you so much, Rakshanda, for the warm welcome. I hope I am audible to the audience, right? Sorry, sir, we can't hear you. I am audible to the audience, right? Yes. यस ओके ग्रेट। अच्छा, जहाँ मेरी आवाज़ नहीं आ रही हो ना, तो तुम लोग हैंड रेस करके या चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। वैसे मुझे दिखाई देगा नहीं, लेकिन फिर भी पूछ सकते हो, ठीक है? तो थैंक यू सो मच रक्षंदा वंस अगेन फॉर द वार्म इंट्रोडक्शन। मेरा नाम कामरान है और मेरे साथ इस वक्त फ़िलहाल असील ने हमें ज्वाइन नहीं किया, लेकिन होप सो अगर असील ज्वाइन करता है तो हम उसका भी इंट्रोडक्शन करवाएंगे। सो बेसिकली असील इज़ माई को फाउंडर एंड आई एम द फाउंडर ऑफ अ रोबोटिक्स इंस्टीट्यूट जिसका नाम है टेक्टिक्स, और आपा ने ऑलरेडी आपको बता दिया कि व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। सो हम बेसिकली रोबोटिक्स के बच्चे हैं ना, उनको रोबोटिक्स की फील्ड में काफ़ी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और उनको फ्यूचर वर्ल्ड के लिए ना रोबोटिक्स से इंटीग्रेट करवाते हुए उनको डिफरेंट चीज़ें सिखाते हैं। सो आज हमारा जो दूसरा सेशन है ना, वो क्वाइट थियोरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी है। हमने पहले सेशन में सिर्फ प्रैक्टिकल किया था, उसमें हमने बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग या बेसिक्स ऑफ स्क्रैच सीखा था कि बेसिकली स्क्रैच प्रोग्रामिंग होती क्या है, और कभी भी कोई रोबोटिक्स को फ़ौरन स्टार्ट नहीं करता, वो पहले स्क्रैच को सीखता है और उसके बाद वो रोबोटिक्स की नॉलेज को है ना एक्सेप्ट करता है। सो अब ये सीन है कि अभी जो हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो टॉपिक है ना, वो करवाने का मकसद ये है कि बच्चों के अंदर है ना इलेक्ट्रॉनिक्स की है ना थोड़ी सी है ना इंफॉर्मेशन है ना वो हम एक्सप्लोर कर सकेंगे। बच्चों को भी है ना बेसिकली उसके बारे में पता होना चाहिए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर वैसे किसी को पता है इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है? मतलब बहुत अच्छा वर्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स, इतना खूबसूरत नहीं है पर अच्छा वर्ड है। तो किसी को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स को कोई डिफाइन कर सकता है वॉलंटरली, कोई अगर डिफाइन करना चाहे? कोई है वॉलंटरली जो डिफाइन करेगा? कि बड़ा मुश्किल सा वर्ड है ये इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो मैं ना आराम आराम से इसको डिफाइन करूंगा जैसे मुझे रिस्पॉन्सेज मिलते जाएंगे, क्योंकि अभी सब लोग है ना ब्लैंक हो, ठीक है? किसी को पता नहीं है कि रोबोट ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या है। अच्छा, आज है ना हम 5 से 6 चीज़ों में बातें करेंगे जिनके बारे में ना मैंने लिखा हुआ है स्क्रीन पे, तो सबको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, ठीक है? तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को एक्सप्लोर करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज में एक बड़ा अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है मल्टीमीटर। सो बेसिकली मल्टीमीटर क्या करता है और मल्टीमीटर का काम क्या है, मल्टीमीटर है क्या और मल्टीमीटर का काम क्या है, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे, हाउ टू यूज मल्टीमीटर एंड इट्स यूज, ठीक है? सेकंड इज दो बड़े ना इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़बान में दो बड़े हथियार हैं, अगर मैं कहना चाहूँ तो दो बड़े हथियार हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स को है ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एक का नाम है कैपेसिटर और एक का नाम है रेजिस्टर, ठीक है? तो हम इनको देखेंगे कि
इन दोनों का रोल क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स को बिल्डअप करने में, या इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों में इनका क्या काम होता है। हम कहते हैं ना कि हमारे पंखे के अंदर 12 वोल्टेज का कैपेसिटर लगा हुआ है, या फलाना एसी वोल्टेज का कुछ लगा हुआ है, या फिर एलईडी से पहले हम रेजिस्टर लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्यों बोलते हैं, ये हम इस ऑब्जेक्टिव नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। थर्ड इज व्हाट इज एलईडी, ठीक है, एलईडी की एब्रीवेशन क्या है, एलईडी किस चीज़ पे स्टैंड करता है, व्हाट डज एलईडी स्टैंड्स फॉर, और उसका काम क्या होता है, ठीक है। फोर्थ इज इम्पॉर्टेंट, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, और हर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बच्चा होता है ना, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा होता है या इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होता है ना, उसको ये चीज़ बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे सिखाई जाती है कि व्हाट इज करंट, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज, एंड व्हाट इज ओम्स लॉ, ठीक है। ये तीनों मिला के ओम्स लॉ बनाते हैं। तो वो क्या है। इन द फिफ्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑब्जेक्टिव इज ब्रेडबोर्ड, और उसका यूज कि ब्रेडबोर्ड हम किस तरह यूज करते हैं। और इसके बाद है ना हम आपको एक प्रैक्टिकल टास्क देंगे, यानी हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे और आपको है ना एक छोटा सा है ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम डिज़ाइन करना है जिसमें एक एलईडी ग्लो हो, यानी ऑन ऑफ हो रही हो फलाना। तो ये किस तरह ऑन ऑफ होगी ना, ये आज हम पूरे सेशन में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद अगर आपको कोई सवाल हो ना तो आप डिस्कस कर सकते हो। द सेशन इज एंटायरली कि आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की ना नॉलेज प्रोवाइड की जाए। सो मूविंग ऑन, सबसे पहला टूल, ठीक है, सबसे खतरनाक टूल जिसे हम कहते हैं मल्टीमीटर, ठीक है। अच्छा, मल्टीमीटर है ना, इसके नाम से ही वाज़ेह है, मल्टीमीटर यानी ये एक वक्त पे बहुत सारी चीज़ों को नाप सकता है, ठीक है। किस तरह, जैसी इसको अगर मैं वन लाइन में डिफाइन करूं तो आप लोग सब स्क्रीन पे देख सकते हैं, अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर वोल्टेज एंड करंट। इसका मकसद ये है कि इसके दो मेन एस्पेक्ट हैं, या तो वो वोल्टेज डिफाइन कर, या तो वो वोल्टेज मेजर करेगा, या दूसरी चीज़ वो क्या, एम्पेयर्स मेजर करेगा, लेकिन तीसरी चीज़ ये रेजिस्टेंस भी मेजर करता है, ठीक है। अब ये तीनों टर्म्स जो नहीं मैं इतने मोटे मोटे अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ, इसका बेसिकली मतलब क्या है वो मैं ना आपको आराम आराम से बताऊंगा, ठीक है। सो हमें बेसिकली असील ने नहीं, अरीश ने ज्वाइन कर दिया, तो जहाँ मैं कोई सवाल अगर आप लोगों को पूछना हो चैट में, सो अरीश वुड बी रिस्पॉन्डिंग यू ओवर चैट, ठीक है। अच्छा, तो मल्टीमीटर में बेसिकली हमारे पास दो किस्म की होती है नॉब्स। अगर आप लोगों के सामने स्क्रीन पे मल्टीमीटर अगर आप लोगों को दिख रहा है, जो कि मुझे नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है, ठीक है, तो उस पर दो नॉब्स होती हैं, एक होती है ब्लैक नॉब और एक होती है रेड नॉब। सो हमारे उसमें ना हर जगह पे जब भी हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं ना, तो हम कुछ डिफाइन कर देते हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल का रूल है कि आपको स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के ही स्कूल आना है, ठीक है। तो इस तरह कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में भी स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो रूल है ना, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल इसमें ये है कि रेड इज यूज्ड फॉर प्लस एंड ब्लैक इज यूज्ड फॉर माइनस। इसका मकसद ये है कि रेड आपका सप्लाई के लिए यूज होगा और आपका जो ब्लैक है वो आपका ग्राउंड के लिए यूज होगा। अच्छा, मैं जो इतनी मोटी मोटी टर्म्स यूज कर रहा हूँ ना, सप्लाई और वो ग्राउंड वगैरह फलाना, ये आगे जाके ना तुम लोगों को समझ में आएंगे कि व्हाट इज पॉजिटिव एंड व्हाट इज ग्राउंड, ठीक है। अभी बहुत सारी चीजें ना ऊपर ऊपर से जाएंगी, द रीजन है कि बिल्कुल नहीं आता ना, तो फिर इसलिए कोई कोई कुछ कह रहा है। ओके, सो नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, अब ये हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो कि मैं चाहता था, ये स्लाइड मैंने जानबूझ के ऐड की क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है कि वो 9-10 तो पढ़ लेते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों टर्म्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। सो वी हैव टू मोर मोस्ट यूज्ड टर्म्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज फर्स्ट इज कैपेसिटर एंड सेकंड वन इज रेजिस्टर, ठीक है। सबसे फर्स्ट इज कैपेसिटर। का मकसद ये होता है कि कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट। चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट का मकसद ये है कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर आप चार्ज को स्टोर कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसको ह्यूमन लाइफ से कंपेयर करूं, ठीक है, माइट बी पॉसिबल, आई कुड बी रॉन्ग। सो हमारा पेट, ठीक है, हमारे पेट में खाना स्टोर होता है ना, ठीक है ना, हम जब खाना खाते हैं तो हमारे पेट में जाता है, स्टोर होता है, और फिर वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेम फंक्शन ये करता है। ये भी क्या करता है कि चार्ज को स्टोर करता है। चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रिक पावर, यानी जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो आपके इलेक्ट्रिक पावर में फ्लो कर रहे होते हैं, ये उनको अपने अंदर स्टोर करता है, और जब आपको नीड होती है ना, तब आप इसको यूज कर सकते हो। अच्छा, इसका सबसे ज्यादा बेसिक यूज कहाँ होता होगा, पता है कहाँ यूज होता है? अब देखो, मैं वर्ड्स पे मेरे फोकस करो, मैंने कहा ये चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट है, इसका मकसद है इसके अंदर चार्ज स्टोर होता है।
तो अपनी डेली लाइफ में से थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्लोर करके बताओ कि ये कहाँ यूज हो सकता है। एक बड़ा अच्छी टर्म है ना मेरे दिमाग में आ रही है जो कि मैं कहना नहीं चाह रहा, तुम लोग खुद डिसाइड करो कि अपने घर में सेल, एक्सीलेंट महापारा, थैंक यू सो मच। ठीक है, सेल के अंदर, सेल का काम भी यही होता है कि वो भी चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट। एक और चीज जो मेरे दिमाग में आई है, माइट बी पॉसिबल वो बड़ी ह्यूज टर्म है तो आप लोग शायद वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो। फैन, एक्सीलेंट। ठीक है, फैन में भी कैपेसिटर यूज किया जाता है, ठीक है, लेकिन उसकी कोई थोड़ी सी और वजह होती है। सोलर लाइट, हाँ बहुत क्लोज हो। फोन यार जबरदस्त, एक्सीलेंट। कौन है ये? अली मोहम्मद सलीम। ठीक है, फोन। जो आजकल हम सुबह उठ के जो पहला नूर देखते हैं ना, हमारा जो फोन होता है, ठीक है, उसके अंदर भी बेसिकली कैपेसिटर लगा हुआ होता है और उसके अंदर भी चार्ज स्टोर होता है। यानी जब आपने अपने अपने फ़ोन को चार्ज करते हो ना तो उसके अंदर भी कैपेसिटर लगे होते हैं जो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करते हैं और उसके बाद जब आप उसको चार्जिंग से हटा देते हो तो वो आपको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, मैं एक ऐसी एग्जाम्पल देने वाला हूँ ना, हाँ टीवी। सैयद आमिर सोहेल, बिंदास लड़के, बहुत ज़बरदस्त टीवी। ठीक है। अच्छा, मैं एक जो आंसर दूंगा ना वो थोड़ा ऊपर से आके दूंगा, दैट इज यूपीएस। हमारे सबके घर पे यूपीएस होता है, ठीक है। सो यूपीएस में भी कैपेसिटर्स लगे होते हैं, ठीक है। यानी यूपीएस का पूरा प्रिंसिपल इसी पे चलता है, ठीक है, कि यूपीएस में भी आपके पास क्या होता है कि चार्ज स्टोर होता है। जब आपकी के इलेक्ट्रिक की लाइट चले जाती है तो उसके बाद यूपीएस आपको क्या करता है, एक एडिशनल चीज प्रोवाइड करता है जिससे आपका आपका जो हाउस होल्ड अप्लायंसेज है ना वो चलती हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पॉन्सेज। अच्छा, सेकेंड पॉइंट इज कैपेसिटर स्टोर चार्ज दैट कैन बी यूज्ड व्हेन डिस्चार्जिंग इट, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है और उसके बाद उसको अपने अकॉर्डिंगली उसको वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कैपेसिटर और रेजिस्टर को है ना डिफरेंशिएट करता है। देखो कैपेसिटर में लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, यूज वेयर वोल्टेज सेफ्टी इज रिक्वायर्ड। जहां पर आपको वोल्टेज सेफ्टी चाहिए होती है ना वहां आप कैपेसिटर यूज करते हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उसको रेजिस्टर से ना डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। अब वोल्टेज सेफ्टी का मतलब क्या है, जैसे मैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल दूंगा बिकॉज आई एम फ्रॉम रोबोटिक्स फील्ड। हम बच्चों को जब गाड़ी बनवाना सिखाते हैं ना रोबोटिक्स की, तो गाड़ी के जो व्हील होते हैं ना, उस व्हील के पीछे का जो मैकेनिज्म होता है ना उसको कहते हैं डीसी मोटर, ठीक है। अब डीसी मोटर जो होती है ना गाड़ी की, अब वो डीसी मोटर को अगर आप फॉरन सप्लाई दोगे ना तो देयर इज 90% चांसेस कि वो डीसी मोटर खराब हो जाए। 90% चांसेस है कि आप उसको वोल्टेज प्रोवाइड करो और वो चीज़ खराब हो जाए। तो आप उसके साथ लगाते हो कैपेसिटर, ठीक है। द रीजन फॉर यूजिंग कैपेसिटर विद डीसी मोटर इज ताकि कैपेसिटर उस डीसी मोटर को संभाल सके, का चार्ज हो जाता है फिर वो डीसी मोटर को चलाता है। तो इससे क्या होता है कि आपका वोल्टेज भी सेव रहता है और आपकी डीसी के, एक वर्ड है हम जिसको साइंस में ना बहुत ज्यादा यूज करेंगे। अच्छा, हम साइंस की भी बहुत ज्यादा हज वो करेंगे बातें। इनर्शिया किसी को पता है क्या होता है इनर्शिया, या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? आइजैक न्यूटन के तीन मशहूर जो लॉज है ना उसमें सबसे पहला लॉ है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई मुझे बताएगा लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अनम्यूट करके या फिर चैट पे। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसे कहते हैं, ऑफ कोर्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसी को पता है? लेट्स सी कि कितने यहाँ पर साइंस के चीते हैं और कितने यहाँ पर साइंस। हाँ शफीक, बताओ। कैन एनीबडी आंसर कि इनर्शिया क्या होता है? क्योंकि ये एग्जांपल है ना यहाँ पर मैच हो रही है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। अच्छा, मुझे लग रहा है एक्सेलेंट, ठीक है। एनीथिंग दैट रेजिस्ट मोशन, ठीक है, थोड़ा 19-20 के डिफरेंस से बोला है। इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट वुड, हाँ बिल्कुल सही। इन आ जमाने रीसेट इन मोशन इन सेम स्पीड, ठीक है। तो हमारे जितने भी मुशीर और जो पार्टिसिपेंट्स हैं ना वो ऑलरेडी ट्रैक पे हैं, ठीक है, वो काफ़ी हद तक नॉलेज समझ चुके हैं। सो मैं इन सारे पॉइंट्स को ना एक लाइन में रिफ्रेश करता हूँ। सो आइजैक न्यूटन जो साइंटिस्ट था उसने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये कहा था कि एक बॉडी उस वक्त तक अपनी मोशन में रहेगी जब
कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको रोकती है तभी वो जाके रुकती है। जैसे बहुत बेसिक एग्जांपल है, आप एक बॉल है, ठीक है, अगर आप ग्राउंड में खेलते हो, आपने बॉल की बॉलिंग करवाई, उस बंदे ने हिट किया, ठीक है, सो अगर किसी बंदे ने हिट किया तो वो बॉल ग्राउंड के बाहर गई, वो ग्राउंड के बाहर हमेशा नहीं जाएगी, यानी आपने छक्का मारा तो वो फिर बाहर ही नहीं चली जाएगी, वो एक टाइम पे आके क्या करेगी, अपने मोशन को रेजिस्ट करेगी, यानी रोकेगी। सो महापारा का जो पॉइंट था ना, वो यहाँ पर कंक्लूड हो गया कि वो अपने मोशन को कहीं ना कहीं जाके एंड करेगी जहाँ पर उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स आके रोकेगी। ठीक है, ठीक है, तो इट वुड बी इन रेस्ट इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। सही है, सही है, ठीक है। अच्छा, इसकी एक बेसिक एग्जांपल करूंगा। कभी 2 के बस या 4 के बस या इनमें ट्रेवल किया है, ठीक है, तो आप कभी देखोगे जब आप उस ड्राइवर को कहते हो कि भाई मुझे यहाँ उतरना है, ठीक है, तो वो आपको फौरन नहीं उतारता, आपको जानबूझ के उससे जंप मारना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप जंप मारते हो तो आपने देखा होगा कि जिस एंगल में या जिस स्पीड से बस आगे जा रही थी, आप उसी स्पीड से जंप मार के उसी एंगल में आप आगे मूव करते हो, ना कि आप ऑटोमेटिकली पीछे मूव करते हो। क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप उस मोशन को सही से ओबे नहीं करते हो, यानी आप फौरन जंप मारते हो और फौरन अपने आप को रुकने की कोशिश करते हो, तो आप या तो आपके पैर पे चोट लग जाती है, ठीक है, या कुछ ना कुछ आपके साथ हो जाता है। लेकिन अगर आप उसी एंगल में बस के साथ उतर जाते हो और थोड़ा सा स्पीड में अपने अंदर थोड़ी सी स्पीड रख के उतर के थोड़ा सा आगे तक जाते हो, तो इससे क्या होता है कि आपको फिर चोट नहीं लगती और आप इस तरह उतर जाते हो। सो बेसिकली आप क्या करते हो, आप उस गाड़ी की मोशन को ओबे ओबे करते हो, ठीक है। ओबे करते हो का मतलब ये कि आप उसके चार्ज को स्टोर करते हो, अपने अंदर रखते हो, और जब आप गाड़ी से उतरते हो तब उसके मोशन को ओबे करते हुए आगे जाके रुकते हो। सो दैट व्हाट ये जो अप्लायंस है ना वो करता है। सो उस पॉइंट पे पहुंच चुका है करंट, लेकिन करंट क्या क्या करता है करंट के साथ? इट वुड बी रेजिस्टेंस। यार मेरा फेवरेट है, कम ऑन, इस पे तो जवाब दो। वो तो मेरा फेवरेट भी नहीं था, कैपेसिटर। स्टॉप फ्लो ऑफ करंट, एक्सीलेंट पॉइंट। इस पॉइंट को मैं डिस्कस करता हूँ, कोई और टाइप कर रहा है शायद, तो वो कर ले। ओके, सो आई थिंक हमारे पास 2 ही रिस्पॉन्सेज आए कैन आई हैं। स्पीक अबाउट दिस? यस, श्योर श्योर। कि जब आपके पास कोई ऐसी सेंसिटिव अप्लायंस होती है इसमें आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव वोल्टेज नहीं डाल सकते, जिसकी वजह से हो सकता है उसको ब्लास्ट हो जाए, इसलिए आप उसके अंदर वो रेजिस्टर डालते हो ताकि वो थोड़ा करंट पीछे रख लेता है और उसको लिमिटेड करंट देता है। एक्सीलेंट। ऐसे ही तुम वही हो ना? हाँ जी, मैं तुम वही वही हो हूँ। ना? आगे तुम मेरी बात समझ गए होगे, यस। है ना? तुम वही हो ना, तुम्हारा नाम बड़ा मुश्किल है। खैर, हाँ। तुमने बहुत सही रिस्पॉन्ड किया, ठीक है, और महापारा ने भी सही रिस्पॉन्ड किया और एक मुशीर ने भी सही रिस्पॉन्स किया कि बेसिकली रेजिस्टेंस का जो काम होता है ना, वो फ्लो ऑफ करंट के बीच में हिंड्रेंस क्रिएट करना। हिंड्रेंस मतलब रुकावट क्रिएट करना। जैसे मैं इसकी बहुत बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी एग्जांपल दूंगा, और आज तुम लोग उस एग्जांपल को ना प्रैक्टिकली भी सॉल्व करोगे। जैसे आपका जो फ़ोन है, ठीक है, आपका जो मोबाइल का जो एडेप्टर होता है ना, यानी आप कहते हो मोबाइल का चार्जर। अब जब मोबाइल को आप 220 वोल्टेज एसी पे, यानी आपके हाउस अप्लायंसेस जो होते हैं, आप जब उसको उस पे प्लग इन करते हो, और जैसे आप अंदर जब बिल्कुल आप सही उसके कैथोड पे, अगर कैथोड क्योंकि नेगेटिव होता है, तो अगर आप उसमें नेगेटिव ही चार्ज दे दोगे तो उल्टा उसका रिएक्शन हो हाँ, जाएगा, बिल्कुल रिपेल हो बिल्कुल जाएंगे। सही डिफाइन उसकी वजह किया। से आपको पोलैरिटी उसकी वही रखनी पड़ती है कि नेगेटिव को पॉजिटिव करंट देना है और एनोड को यानी कि वो देना है। अच्छा, और ये सारे पॉइंट सर्किटरी है ना? हाँ, ऑलमोस्ट यू सर्किटरी आर इससे राइट। होती है रजिस्टर से। बिल्कुल ऑलमोस्ट यू आर राइट, ठीक है। मैं एक पॉइंट यहाँ ऐड करूंगा जो कि एक मुशीर ने भी ऐड किया है,
और रक्षंदा ने भी ऐड किया और महापारा ने भी ऐड किया है, वो ये कि बेसिकली आपके लिए दो किस्म के वोल्टेजेस होते हैं जो कि हम अपने हाउस होल्ड अप्लायंसेस में देखते हैं। एक होता है एसी वोल्टेज और एक होता है डीसी वोल्टेज। सो बेसिकली एसी वोल्टेज में ना हमारे पास करंट की फ्लो की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है, वो प्लस से आप भेजो माइनस से भेजो फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। लेकिन जो डीसी अप्लायंसेस होते हैं ना, डीसी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट, एसी स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब है एक बार वो प्लस होता है एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। लेकिन जो डीसी होता है ना उसमें या तो प्लस होता है या तो माइनस होता है। अच्छा, यहाँ मैं ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा क्योंकि हमारे पास मीटिंग के 9 मिनट बाकी हैं, तो जब 4 मिनट बाकी होंगे ना तब मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा ताकि हम इस मीटिंग को एंड करें, ठीक है। सो बेसिकली होता ये है कि वैसे ये कभी ठीक है, आपने देखा होगा कि घर में जब कोई पूछता है कि विच इज डेंजरस, एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज, यानी आप घर के, वैसे ट्राई नहीं करना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, रक्षण का ख्याल रखना इनका। तो अगर किसी कोई हाउस होल्ड अप्लायंसेज में अगर आप किसी स्विच को ऑन करते हो और उसके जो नहीं दो प्लग के होल्स होते हैं, अगर आप उसमें गलती से कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट डाल दो जो कि फ्लो ऑफ करंट को ओबे करता हो तो आपको इलेक्ट्रिक करंट लग सकता है। इतना सब मानते हो? इतना सबका दीन ईमान है, ठीक है, मानते हो? ऑब्वियस सी बात है, जब मैं ऐसी हरकत करूंगा तो मुझे करंट लगेगा। लेकिन एक इशू है, एसी में आपके बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि एसी में आपको एक बार प्लस लगता है एक बार माइनस लगता है, तो प्लस के बाद जो माइनस राउंड होता है ना उसमें आप अपना हाथ हटा सकते हो। यानी उसमें आप एसी से, अगर तो आपने देखा हो कि जिन लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है वो फौरन अपना हाथ क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं होता। डीसी में मसला पता है क्या? डीसी में स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको अगर कोई भी वोल्टेज मिल रहा है ना तो वो डीसी मिल रहा है, उसमें एसी की फ्लक्चुएशन नहीं आ रही, यानी वो एसी यानी वो प्लस में ही रह रहा है, माइनस में नहीं आता। तो कभी ट्राई नहीं करना, पर 25 वोल्टेज का जो डीसी हो या फिर उससे ज्यादा का जो डीसी है, कभी उसको अगर आप छुओगे ना तो आप चिपक जाओगे, ठीक है। क्योंकि आप उससे उससे ज्यादा, और मोस्ट प्रोबेबली चिपकने के बाद आप मर भी सकते हो। द रीजन इज कि आपको 25 वोल्टेज है ना डीसी प्रोवाइड हो रहा है, तो देयर इज अ चांस कि आप लोग को वो चीज़ नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये ट्राई नहीं करना है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कि एसी इज स्टिल सिक्योर, क्योंकि एसी से चांसेस ये होते हैं कि आपको जो इसका प्लस साइकिल होता है वो आपको इंजर्ड करता है, लेकिन माइनस साइकिल पे आप हाथ हटा देते हो। इसलिए आपने देखा होगा कि जिन लोगों को एसी का शॉक लगता है वो फौरन अपना क्या करते हैं, हाथ रिमूव कर देते हैं उस ऑब्जेक्ट से, ठीक है। सो ये बताना है यहाँ पर एक छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए थी क्योंकि हम जो चीज़ एलईडी पढ़ रहे हैं ना, ये एलईडी डीसी है, यानी एलईडी प्लस माइनस को बहुत स्ट्रिक्टली ओबे करती है। तो एलईडी के दो एंड्स होते हैं, एक का नाम होता है एनोड और एक का नाम होता है कैथोड। एनोड का मतलब है वी आर नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट, और कैथोड का मतलब होता है वी आर पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्टेड। तो आप क्या करते हो, आप अपने सर्किट को, यानी 9 वोल्टेज की, अगर आपने देखा होगा एक मिलती है 9 वोल्टेज की बैटरी, उस बैटरी का अगर आप प्लस इसके प्लस पे लगाओगे और उसका माइनस इसके माइनस पे लगाओगे तो ये एलईडी ग्लो करेगी, यानी एलईडी लाइट इमिट करके आपको दिखाएगी कि मैं ग्लो कर रही हूँ, या जो भी, अगर ये रेड कलर की एलईडी होगी तो ये रेड कलर ग्लो करेगी, अगर ये ब्लू कलर की होगी तो ब्लू फलाना ये चीज़ ग्लो करेगी। लेकिन एलईडी की एक रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पर किसी को पता है एलईडी की क्या रिस्ट्रिक्शन है? अगर मैं जल्दी से पूछूं क्योंकि 6 मिनट बाकी है, जल्दी से कोई बता दो, एलईडी की कोई रिस्ट्रिक्शन है? सो जब तक कोई जवाब देता है मैं ही बता देता हूँ। रिस्ट्रिक्शन ये है कि एलईडी 3 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज अपने अंदर कंज्यूम नहीं कर सकता। यानी मैंने एक चीज़ बताई थी कि हर किसी चीज़ का एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है। जैसे आप चीनी लेने जाते हो तो वो आपको कहता है कि 2 किलो चीनी दो या 1 किलो चीनी दो, इसका मतलब है कि आपको 1 किलो चीनी आपके हाथ में मिलती है। इसी तरह इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है, ठीक है। इस तरह जो वोल्टेज है उसका स्टैंडर्ड यूनिट है वोल्ट, और जो करंट है उसका स्टैंडर्ड क्या है, एम्पेयर, ठीक है। सो वोल्टेज में ये होता है कि अगर एलईडी 3 वोल्टेज ले रही है
और मैं अगर 9 वोल्टेज की बैटरी के साथ एलईडी जो कि 3 वोल्टेज की बैटरी, अगर मैं उसको प्लग इन करूं तो क्या होगा, मुझे बताओ क्या होगा। एक 3 वोल्टेज की चीज़ है, एक 9 वोल्टेज की चीज़ है, 9 वोल्टेज की चीज़ को मैं 3 वोल्टेज की चीज़ से मिला रहा हूँ, सो क्या होगा, फट जाएगी। कोई बता सकता है क्या होगा, चैट पे ही फट बता दो। जाएगी। ब्लास्ट तो नहीं होगा क्या? मतलब नहीं यार, ब्लास्ट अगर ब्लास्ट अगर नहीं हाँ होगा, हो मतलब सकता है। ऐसा होगा कि हाँ, एलईडी आपकी जल जाएगी। जल वो वाली जल नहीं जाएगी कि ग्लो हो जाएगी, अच्छा दिखेगी मतलब कि मैं नहीं लाल रंग की हूँ, नहीं नहीं, वो नहीं जल अंदर जाएगी, मतलब खराब हो जाएगी, ठीक है, ये क्योंकि आपने उसको ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड कर लिया, ठीक है। सो यहाँ पर हम एक चीज यूज करते हैं जिसका हम नाम रखते हैं रेजिस्टेंस, जो कि हमने पहले यूज किया था। तो रेजिस्टेंस हम सीरीज पे इस एलईडी के साथ लगाते हैं, तो इससे क्या होता है, वोल्टेज टूटता है, यानी जो वोल्टेज है वो, अगर वोल्टेज समझो 9 वोल्टेज था और एलईडी को 3 वोल्टेज था, मतलब 3 वोल्टेज चाहिए था, तो जो डिवीजन होगा वो पता है किस तरह होगा, 6 वोल्टेज रेजिस्टेंस खुद अपने अंदर कंज्यूम कर लेगा और 3 वोल्टेज एलईडी को जाने देगा, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि भाई रेजिस्टेंस तो वोल्टेज से काम ही नहीं करता था, उसका काम था कि एम्पेयर्स को रोकना, तो ये कैसी चीज़ बात कर दी आपने। तो ये बेसिकली आगे एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स, ठीक है। सीरीज और पैरेलल सर्किट बहुत अमेजिंग टॉपिक है, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल के 3 मिनट बाकी हैं। ओके, सो हमने लास्ट जो बेसिकली जो बात हमने एंड की थी ना, वो हमने ये की थी कि एलईडी इज लाइट इमिटिंग डायोड, और ऑफ कोर्स एलईडी डीसी प्रिंसिपल में ज़्यादा फ्लो मतलब डिस्कस होता है, तो इट मींस डायरेक्ट करंट, और डायरेक्ट करंट में पोलैरिटी रिक्वायर्ड होती है, यानी आपको बताना पड़ता है कि व्हाट इज प्लस एंड व्हाट इज माइनस, जबकि आपके पास जो एसी होता है उसमें आपको डिफाइन नहीं करना पड़ता कि कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है, लेकिन डीसी में आपको डिफाइन करना पड़ता है। सो एलईडी इज बेसिकली डीसी। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल आना था, मतलब वैसे तो आया नहीं, लेकिन मैं ये सवाल पूछ लेता हूँ। पीछे हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, एक का नाम था रेजिस्टेंस और एक का नाम था कैपेसिटर। कोई मुझे बता सकता है कि क्या कैपेसिटर में प्लस माइनस होगा और क्या रेजिस्टेंस में प्लस माइनस होगा? इट्स अ ओपन क्वेश्चन टू ऑल। लाइक कोई बता सकता है, जैसे एलईडी में हमने कहा कि भाई एनोड होता है कैथोड होता है, क्या जो कैपेसिटर में नहीं होता होगा, क्या रेजिस्टर में नहीं होता होगा? सोचो थोड़ा सा, थिंक फॉर अ वाइल। होना चाहिए ना, वैसे देखा जाए अगर साइकोलॉजिकली। जी जी जी, रजिस्टर में होता है। होता है रेजिस्टेंस में, कौन है ये होगा? ये किसने बोला? एक सेकंड, मैं स्किप कर गया उसकी वॉइस, कैन यू रिपीट वंस अगेन? अब्दुल सईद। अब्दुल सईद। अच्छा, अब्दुल सईद साहब कह रहे हैं कि होता है, और महापारा भी कह रही हैं कि होता है, ठीक है। और कोई जो इस हवाले से कमेंट करना चाहे? हाँ, सो बेसिकली देखो, रेजिस्टेंस में एक चैट आया, 1 मिनट, होगा। अच्छा, सो जितने लोग कह रहे हैं ना होगा, उनको मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं। बेसिकली देखो, रेजिस्टेंस पोलैरिटी पे ओबे नहीं करता। मुझे आप एक चीज़ बताओ, एक छोटा सा सवाल है, अगर मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, इस रेजिस्टेंस की मासूम शक्ल को देख के बता दो कि प्लस क्या और माइनस क्या है। आप क्या माइक्रोस्कोप भी नहीं बता सकता है कि इसका प्लस क्या है इसका माइनस क्या है, क्योंकि ये सारे तो हैं रंग बिरंगी, इसमें तो पता ही नहीं चल रहा प्लस क्या है माइनस क्या है। तो रेजिस्टेंस में कोई पोलैरिटी नहीं होती है, ठीक है। ये हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात अपने दिमाग में बैठा लेनी है। जहाँ तक सवाल है कैपेसिटर का, सो कैपेसिटर के अंदर 2 किस्म के कैपेसिटर होते हैं। एक होते हैं जिनकी पोलैरिटी होती है, और एक वो होते हैं जिनकी पोलैरिटी नहीं होती है। जैसे पिक्चर में जो कैपेसिटर बने हैं ना, उनकी पोलैरिटी है। बताओ मैंने कैसे अंदाजा लगाया कि उनकी पोलैरिटी है? क्योंकि उनका एक पैर है ना वो लंबा है और एक पैर देखो छोटा है। अगर दोनों पैर एक ही साइज के होते हैं ना, तो मुझे समझ में नहीं आता प्लस कौन सा है माइनस कौन सा है, तो मैं से कहता कि इसकी पोलैरिटी नहीं है और ये अनपोलैरिटी वाला कैपेसिटर है। लेकिन क्योंकि इसका एक पैर बड़ा है और एक पैर छोटा है, तो जो पैर छोटा है वो माइनस है और जो पैर बड़ा है वो प्लस है। इसका मकसद है कि इसकी पोलैरिटी है, यानी जहां भी मैं इसको यूज करूंगा तो इसकी पोलैरिटी का मैं ख्याल रखूंगा। लेकिन रेजिस्टेंस को मैं जैसे भी लगा दूं, उल्टा सीधा करके लगा दूं, उसकी पोलैरिटी नहीं है तो वो कोई इफेक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है।
सो एलईडी में भी यही होता है कि आपके पास एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। जो छोटा वाला पैर होता है वो माइनस होता है और जो बड़ा वाला जो पैर होता है वो प्लस होता है। हाँ, अच्छा, रेजिस्टर रंग बिरंगी क्यों होते हैं? इसका बड़ा अच्छा सवाल किसने पूछा? मैं नाम स्किप कर गया, एक मिनट। ठीक है अरवा। सो अरवा ने एक बड़ा अच्छा सवाल थ्रो किया हम पे कि रेजिस्टेंस रंग बिरंगी क्यों होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं एक ज़बरदस्त चीज़ बात बताऊं कि मैंने थोड़ा सा पर फिलहाल कैपेसिटर है वो भी रंग बिरंगी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखो तो साइड में देख रहे हो ये आरबी अजीब सा कुछ लिखा हुआ है, आरबी 85 डिग्री फलाना वलाना। अगर आप जूम करके देखो तो इसका जो शेप है ना, इसके शेप के अंदर आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो। जैसे हाँ, एक सवाल ये है कि जो कैपेसिटर है उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? वो होता है माइक्रोफेरेड या फेरेड, यानी 22 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस होता है उसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है 22 किलो ओम्स या 22 ओम्स, 1 ओम, 3 ओम, 2 ओम। अच्छा, यहाँ पर मुझे एग्जैक्टली कोडिंग याद नहीं आ रही, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और पांचवा वाला जो ना लाल लाल, अगर आप देख रहे हो ना तो उस पर 3 बने हुए हैं बैंड्स, रेड रेड और रेड। सो रेड का जो कोड होता है ना वो 2 होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकनली रॉन्ग। सो बेसिकली 2 होता है ना, तो अगर मुझसे कोई इसकी वैल्यू पूछेगा ना तो मैं अभी उसको बैठे बैठे बता सकता हूँ। मैं उसको बोलूंगा कि भाई ये पांचवा वाला जो है ना ये है 22 किलो ओम का रेजिस्टेंस, क्योंकि मुझे इसका कोड याद है। ठीक है, ये कोड की एक बाकायदा शीट होती है जो कि आपको इंटरनेट पे ना अवेलेबल होती है। सो आप इंटरनेट पे ना उसको देख सकते हो। ठीक है, अरीश सर ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया कि हर रेजिस्टेंस की ना एक डिफरेंट वैल्यू होती है। ठीक है, मेरी स्क्रीन अभी सबको नहीं नज़र आ रही होगी, राइट? मैं ना एक लाइव स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, ये दिख रही है रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग? अगर मैं देखूँ, दिखाना चाहूँ, ये बेसिकली कोडिंग होती है और हर किसी की ना डिफरेंट होती है। बिल्कुल सर। अगर ये दिख सकता है तुम लोगों को तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं दिख सकता तो और अच्छी बात है। ठीक है, सो देखो ये बेसिकली कोड होता है जिसमें पहला बैंड होता है ना उसकी कोई वैल्यू होती है, दूसरा बैंड होता है उसकी कोई वैल्यू होती है, तीसरा बैंड होता है उसकी कोई वैल्यू होती है। और देखो मैंने बताया था रेड का मतलब क्या होता है, 2 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 22 किलो ओम का रेजिस्टेंस है ये। देखा? तो इस तरह हम रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है ना वो भी हम उनके कलर कोड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो वापसी आते हैं अपनी स्लाइड्स पे। तो हम एलईडी पढ़ रहे थे, देन हमने हाँ रेजिस्टेंस हमने ये पढ़ लिया था। ठीक है, रेजिस्टेंस। अच्छा, सबको सबके सवालात का जवाब मिल गया? जैसे जैसे और सवालात आएंगे ना मैं उनका जवाब दूंगा। अच्छा, अब एक चीज़ आती है सीरीज और पैरेलल सर्किट। ठीक है, तो सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट में सबसे पहला डिफरेंस, सीरीज में ये होता है कि एक कंपोनेंट का लेग दूसरे कंपोनेंट के लेग से कनेक्टेड होता है। ठीक है, जैसे हम असेंबली लाइन में खड़े होते हैं, असेंबली में क्या होता है कि मेरा राइट हैंड मेरे राइट साइड वाला जो मेरा दोस्त है उसके साथ मैंने उससे हाथ मिलाया हुआ होता है, मतलब उसके साथ मेरा हाथ जॉइंट होता है, और मेरा लेफ्ट साइड वाला हाथ मेरे लेफ्ट वाले जो बंदा है उसके साथ मेरा हाथ ज्वाइन होता है। तो बेसिकली ये एक सीरीज कनेक्शन है। ठीक है, और दूसरा कनेक्शन है पैरेलल। पैरेलल कनेक्शन का मकसद ये है कि एक साइड का एक कंपोनेंट एक साथ कनेक्टेड हो और दूसरी साइड का दूसरा कंपोनेंट दूसरी साइड पर कनेक्टेड हो। अच्छा, सीरीज और पैरेलल की ना एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है जो मेरे टीचर ने मुझे दी थी और मैं यहाँ वो कोड करूंगा। एग्जांपल लो, एक रूम है। ठीक है, एक रूम में अंदर पड़ी हुई हैं कुछ चॉकलेट्स। ठीक है, एक रूम के अंदर चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं, समझो 500-600 चॉकलेट पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब सीरीज सर्किट में ये होता है, सीरीज सर्किट में ये होता है, सीरीज सर्किट में ये होता है कि
एक एक करके मैं बंदे को उस रूम में भेजूंगा और बोलूंगा कि चॉकलेट खाओ। अब जो बंदा पहला होगा ना वो तो भाई वीआईपी बंदा होगा, क्योंकि उसको तो सब मिल रही है, ठीक है। तो वो आधी जेब में डालेगा, आधी खुद वहां बैठ के खाएगा, और इस तरह जब उसका पेट फुल ठीक ठाक फुल हो जाएगा ना, फिर वो रूम से बाहर निकलेगा। फिर मैं अगले बंदे को भेजूंगा, तो अगले बंदे के पास पहले के मुकाबले में कम चॉकलेट्स होंगे और वो खाएगा, ठीक है। थर्ड वाले को भेजूंगा तो शायद उसके पास उसके मुकाबले में और कम हो, और फोर्थ वाला जो बंदा जाएगा वो बेचारे को तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सारी चॉकलेट्स क्या होंगी, डिस्ट्रीब्यूट होंगी। जब दूसरा जो कनेक्शन है जिसका नाम है पैरेलल कनेक्शन, उसमें ये होता है कि अगर मैं रूम में उन चारों बंदों को साथ भेज दूं, चारों बंदों को साथ भेजूंगा तो क्या होगा, चारों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपने हिसाब से चॉकलेट्स उठा सकें, लेकिन जीतेगा वही जो सबसे ज्यादा चॉकलेट या ज्यादा उठा पाए, या फिर अगर उसका हाथ मोटा हो या फिर उसके जेब बहुत ज्यादा हो तो वो जेबों को फौरन फौरन चॉकलेट से भर रहा होगा। तो सीरीज और पैरेलल को आप लोग इस तरह समझ सकते हो कि सीरीज इज टर्न बाय टर्न, और पैरेलल इज सबको एक साथ आप एंटरटेन करते हो, ठीक है। अच्छा, मैं इसका जल्दी से डिफरेंस दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को है ना समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज थी सीरीज के बारे में, सीरीज में आपका वोल्टेज है ना डिवाइड होता है, जबकि पैरेलल में आपका करंट डिवाइड होता है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सीरीज में आपका वोल्टेज डिवाइड होता है, और करंट में आप और पैरेलल में आपका करंट डिवाइड होता है, और सीरीज में आपका करंट सेम रहता है, और वोल्टेज में आपका करंट टूटता है और आपका वोल्टेज टूटता है, ठीक है। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सीरीज में हमारा वोल्टेज है वो है, और हमारा करंट सेम रहता है, ठीक है। पैरेलल में हमारा वोल्टेज सेम रहता है और हमारा करंट टूटता है, ठीक है। अब यहाँ पर है ना एक बहुत बेसिक सवाल है जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। हमने अभी एलईडी एक उठाई थी, ठीक है। एलईडी थी 3 वोल्टेज की, और मुझे एलईडी को 9 वोल्टेज की बैटरी से ऑन करना था। तो क्या मैं उसको फौरन लगा सकता था? नहीं, मैंने सीरीज में क्या लगाया, रेजिस्टेंस लगाया। रेजिस्टेंस ने क्या किया, सीरीज में वोल्टेज को क्या किया, तोड़ा। वोल्टेज को क्या किया, तोड़ा, और वोल्टेज अगर 9 वोल्टेज थे तो 6 वोल्टेज रेजिस्टेंस ने खुद ने ले लिए, और बाकी के जो 3 वोल्टेज थे वो उसने एलईडी को दे दिए। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में पता है क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में ये होता है कि आपके पास वोल्टेज सबको सेम मिलता है, यानी अगर मैं एलईडी के साथ रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाता तो एलईडी फिर भी जल जाती, फिर भी फ्यूज हो जाती, क्योंकि उसको वोल्टेज तो पूरे मिल रहे थे 9 के 9 वोल्टेज, लेकिन क्या चीज उसको डिवाइड होके मिल रही थी, एम्पेयर उसको डिवाइड होके मिल रहा था। अच्छा, ये पॉइंट समझाने का जो असल जो एग्जांपल है ना वो ये है कि मैं एक लाइन बोलूंगा, उसके बाद आप लोग खुद मुझे आंसर करोगे, ठीक है। हमारे घरों में कौन सा सर्किट इम्प्लीमेंट है, सीरीज या पैरेलल? हमारे घरों में क्या मतलब कि इलेक्ट्रिक में पूरे वर्ल्ड में हर जगह पे, छोटी मोटी जगह पे कौन सा सर्किट इम्प्लीमेंट है, सीरीज या पैरेलल? कोई मुझे बता सकता है? पैरेलल होगा। पैरेलल, मैं खोजा पैरेलल, अरवा फदवानी पैरेलल। क्यों भाई पैरेलल क्यों होगा? सीरीज ने क्या मसला है क्या सीरीज में? सीरीज से हमारा सारा सर्किट, मतलब अगर हमें एक बल्ब की नीड है तो सारे बल्ब हम क्यों खोलें, लेकिन पैरेलल में अगर हमें एक बल्ब की नीड है तो हम एक ही खोल सकते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच, ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड था, और आई वाज एक्सपेक्टिंग सेम कि सीरीज में हमारे पास ये होता है कि वोल्टेज टूटता है। यानी मेरे घर में अगर 3 बल्ब लगे हुए हैं, और पहले रूम में मैं बैठा हुआ हूँ, दूसरे रूम में मेरा भाई बैठा हुआ है, और तीसरे रूम में मेरी बहन बैठी हुई है, तो पहले रूम का बल्ब इतना वोल्टेज कंज्यूम कर लेगा कि दूसरे और तीसरे रूम में रोशनी जाएगी ही नहीं। तो इसका मकसद क्या है कि फेवरिज्म नहीं है, मतलब फेवरिज्म हो रहा है, मेरे पास ज्यादा लोड आ रहा है और बाकी दोनों के पास लोड नहीं आ रहा। सीरीज में ना एक और मसला होता है, पता है क्या? सीरीज में अगर चेन खराब हो जाती है ना तो आगे के कोई भी इक्विपमेंट नहीं चलता है। यानी बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ, मैंने 3 बल्ब है ना, जैसे ये 3 लगे हुए हैं, R1 R2 और R3, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, R2 खराब हो गया किसी रीजन की वजह से, तो पता है होगा क्या, एक जादू होगा। जादू ये होगा कि ना R1 चलेगा और ना R3 चलेगा।
अब जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है ना, वो जब आपके पास आएगा और आप उसको अपना मसला बताओगे कि भाई तीनों नहीं चल रहे, तो वो भी परेशान हो जाएगा। वो कहेगा कि भाई आपने सीरीज में कनेक्शन लगाया है, सीरीज में अगर तीनों में से कोई एक भी खराब हो जाता है ना, तो पता ही नहीं चलता कि खराब कौन सा हुआ है। तो सीरीज का सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ कि आपके पास कोई भी एक अगर खराब हो जाता है, तो आप बाकी के रिमेनिंग को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि बाकी सही कितने थे और खराब कितना था। जबकि पैरेलल में ये फायदा होता है कि अगर कोई भी एक खराब हो गया ना, तो वो एक बल्ब है ना ऑफ होगा और बाकी सारे क्या होंगे, ऑन होंगे। तो सीरीज और पैरेलल का ये डिफरेंस होता है। हमारे घर पे सीरीज कनेक्शन इसलिए नहीं लगा होता है क्योंकि अगर लाइन में यानी इलेक्ट्रिक से जो वोल्टेज आ रहा है, अगर खुदा ना खास्ता रास्ते में कोई एक भी बल्ब या कोई एक भी फेस खराब हुआ, तो आगे तक तो बिजली जाएगी नहीं। तो इसलिए हमारे पास जितने कनेक्शन आते हैं वो सारे किस में आते हैं, पैरेलल कनेक्शंस आते हैं। तो इससे हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि हमारा कौन सा बल्ब खराब है और कौन सा बल्ब नहीं खराब है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सीरीज सर्किट एंड अ पैरेलल सर्किट। आई होप कि मैंने आप लोगों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर कर दी। पैरेलल सर्किट और सीरीज सर्किट को हार्डवेयर में किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। सो ठीक है, अब यहाँ पर है विच वन इज मोर यूजफुल एंड वाई। ठीक है, एक छोटा सा सवाल है जो कि मैंने आप लोगों के ऊपर फेंक दिया है। राइट साइड मतलब आपका राइट होगा ना, हाँ मतलब मेरा लेफ्ट और आपका राइट, आप बता दो कौन सी पिक्चर ज्यादा सही है। फर्स्ट वाली। अच्छा वैसे फर्स्ट आप किसको कह रहे हो, लेफ्ट को कह रहे हो राइट को कह रहे हो? लेफ्ट। लेफ्ट को कह रहे हो, ठीक है। और सेकंड वाली पिक्चर इज राइट, मतलब राइट वाला, हाँ सही। तो ये आंसर किसने दिया था? अच्छा मैं एक एक करके पूछता हूँ, ठीक है। कितने लोग कहते हैं कि फर्स्ट वाली जो पिक्चर है ना इट्स मोर यूजफुल, वो हैंड रेस करें सो दैट आई कैन सी द ऑडियंस। अच्छा एक दो, दो लोग कहते हैं, बल्कि तीन हो गए, एक मुशीर है और दो पार्टिसिपेंट है। तीन लोग कहते हैं कि लेफ्ट वन इज बेस्ट, चार लोग। सर राइट वन होना चाहिए। नहीं असल में चारों लोग जो है ना इन्होंने, नहीं एक एक किसी ने हैंड ब्लो कर दिया, अच्छा चारों ने कर दिया, चलो। अच्छा कौन कहता है राइट वन इज मोर यूजफुल, वो हैंड रेस करे, और लेफ्ट वाले नीचे कर दें। तो हमारे पास एक जगह चार था और दूसरी जगह, अलीना बेटा आप दोनों टीम से खेल रही हो? अच्छा एक दो तीन चार, अच्छा चार चार का ही मुकाबला चल रहा है। सही है, हैंड्स डाउन कर दो। ओके सो बेसिकली पहली चीज तो ये थी कि आपको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा सीरीज है और कौन सा पैरेलल है। सो द लेफ्ट वन इज सीरीज एंड द राइट वन इज पैरेलल। और पिक्चर में अगर आप गौर से देखो तो लेफ्ट वाला बल्ब जल ही नहीं रहा, वो जल रहा है डिम होके, और जो राइट वाला बल्ब है वो ग्लो हो रहा है। देख रहे हो वो कैसे ग्लो हो रहा है? जो लेफ्ट वाला बल्ब है वो ग्लो ही नहीं हो पा रहा क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डाउन हो रहा है, वोल्टेज टूट रहा है। तो एक को ज्यादा मिल रहा है, एक को कम मिल रहा है, और उसकी वजह से वो दोनों इक्वली ग्लो नहीं कर पा रहे। जबकि पैरेलल में क्या हो रहा है कि दोनों को इक्वल वोल्टेज मिल रहा है तो दोनों ग्लो कर पा रहे हैं, ठीक है। सो द राइट वन इज परफेक्ट। और हमारे घरों में भी पैरेलल कनेक्शन लगे होते हैं। तो कभी कोई पूछे ना कि भाई हमारे घर में सीरीज लगा होता है पैरेलल, सो यू नीड टू आंसर पैरेलल लगा होता है, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज टूटता है एंड द करंट रिमेन सेम, वेयर इन पैरेलल द वोल्टेज रिमेन्स दी सेम और करंट टूटता है। देखो अगर करंट टूट रहा है ना तो इसमें फायदा है। अगर आप देखो तो ये दोनों बल्ब हैं, ये दोनों इक्वली ग्लो कर रहे हैं, जबकि एम्पेयर्स क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। तो उनका टूटना है ना बनता है, ठीक है। अच्छा तो सब कह रहे हैं यस इट इज राइट, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जल्दी से आते हैं, ये कनेक्शन क्या है? अच्छा नीचे नहीं देखना है, हाँ अब मैं छुपाऊं भी कैसे? ये कौन सा कनेक्शन है? ये सीरीज है। ये सीरीज है। अच्छा नीचे देखना नहीं है और बताना है कि ये सीरीज है या पैरेलल है। नीचे समझो नहीं दिखाई दे रहा आपको। अच्छा मिक्स है, एक ने बिल्कुल सही आंसर दिया, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज अ मिक्सचर ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। अब पैरेलल और सीरीज किस तरह है मैं समझाता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली R2 और R3 आपस में पैरेलल है, एंड R1 और R2 और R3 का मिक्सचर वो आप सीरीज में। अब देखो इसमें होगा क्या, ब्लू लाइन देख रहे हो, ब्लू लाइन, ब्लू कलर की लाइन अगर आप लोगों को नजर आ रही है। सो ब्लू लाइन में वोल्टेज टूट रहा है, लेकिन जो ग्रीन लाइन है
उसमें वोल्टेज यानी ग्रीन और ये पर्पल जो लाइन है ना, सॉरी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसमें वोल्टेज रिमेन्स दी सेम और क्या चीज ब्रेक हो रही है, करंट, जो ग्रीन बता रहा है। ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करने के लिए है, ये सिर्फ बताने के लिए कि हमारे पास कभी कभार कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स भी आती हैं, यानी हमारे पास कहीं कहीं जगहों पे सीरीज और पैरेलल सर्किट्स भी लगे होते हैं। अच्छा, इसकी बेस्ट एग्जांपल बताओ, ये कहाँ यूज हो सकता है जल्दी से, और ये पता होगा सबको, मतलब आई कैन नॉट टॉक अबाउट, मतलब जो गर्ल्स हैं उनका मुझे नहीं पता, लेकिन बॉयज को पता होता है, क्योंकि आपकी अम्मी आपको नीचे बेचती है, जब कोई चीज़ घर में ख़राब हो जाती है ना, तो आपको किसी बंदे के पास बेचती है और वो बंदा फिर अचानक से कहीं लगाता है और लाइट ग्लो होती है, ऐसा कुछ होता मीटर होता है, है क्या? मीटर होता है सर। मीटर होता है? नहीं तो अच्छा नहीं होता होगा। नहीं, देखो होता ये कि अगर आपने देखा हो, वैसे पता नहीं तुम लोगों ने देखा हो नहीं देखा हो, जब आप किसी इलेक्ट्रिक की दुकान पे जाते हो ना और आप उसको बोलते हो कि यार मेरी ये चीज़ खराब हो गई है, तो पता है क्या करता है, आपकी वो चीज़ लेता है, उसका प्लग एक स्विच में डालता है और वहां से टक करता है, अगर आपने देखा हो, देखा है किसी ने? तो उसमें पता है क्या होता है, हाँ अगर जिन लोगों ने देखा है वो ग्रेट, ठीक है। उसमें ये होता है कि जब आप उस पर क्लिक करते हो ना, टिक करते हो, तो वो एक सीरीज कनेक्शन बनाता है आपके लोड के साथ, और जब वो ग्लो होता है ना, ग्लो का मतलब है आपकी चीज़ चल रही है, और जब वो ग्लो नहीं होता है ना बल्ब, उसका मतलब है आपकी चीज़ खराब है, और वो आपको बोलता है आंटी आपकी चीज़ खराब है, यानी जो भी बंदा जाता है ना उसके पास, वो उसको बोलता है कि आपकी चीज़ खराब है। सो बेसिकली कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स भी इलेक्ट्रॉनिक्स में एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि वो उसका पार्ट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं जल्दी से, और मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट स्लाइड ही होगी हमारी शायद, हाँ ठीक है। सो हाँ ठीक है, अरे सो बेसिकली ओम्स लॉ क्या है? अच्छा, ओम्स है ना एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट था, ठीक है, और ओम्स ने एक लॉ प्रपोज किया था। शफीक नींद में हो गया बेटा? उसने एक बहुत अच्छा लॉ है ना वो प्रपोज किया था, वो ये क्या था कि करंट थ्रू एन आइडियल कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ। इसने कहा कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी आप जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उतना करंट बढ़ेगा, लेकिन शर्त ये है कि आपको रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है, यानी ये इसकी टर्म है जिसका नाम है V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर। हाँ, जस्ट स्टडी दिस इन फिजिक्स ना। सो बेसिकली अरवा ये फिजिक्स में पढ़ाते हैं इस वजह से कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट व्हेन रेजिस्टेंस इज केप्ट कांस्टेंट। जैसे आपका जो कंप्यूटर नहीं, आपके जो फ़ोन की जो मोबाइल की कंपनीज होती है ना, इन्फिनिक्स वगैरह, वो इसी लॉ पे काम करती हैं। वो कहती हैं कि भाई आपकी आर की वैल्यू को हम रखेंगे कांस्टेंट, आपका मोबाइल 5 वोल्टेज पे चार्ज होना है तो आई की वैल्यू निकालो। अब समझो अगर वी की वैल्यू 5 है और आर की वैल्यू 220 है, तो आई की वैल्यू कैसे आएगी? हम 5 को डिवाइड कर देंगे 220 पे, क्योंकि आर वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह वो लोग एम्पेयर निकालते हैं, और इसके अकॉर्डिंगली जब आप फ़ोन ख़रीदते हो तो उसके साइड पे ना लिखा हुआ होता है कि आपके फ़ोन की इतने एमएएच है, फलाना वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिकली आप देखते हो ना रियल लाइफ में, वो बेसिकली इनके थ्रू है ना प्रूव्ड होती है, इनके थ्रू उनकी चीज़ों की वैल्यूज़ है ना निकाली जाती हैं। सो बेसिकली जो आइडिया आपको समझाना है ना वो ये है कि वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी आप जितना वोल्टेज दोगे उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा करंट, लेकिन रेजिस्टेंस इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। ये सिंपल सा लॉ है, ठीक है। इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि थियोरेटिकल नॉलेज है, और ये सिर्फ उन लोगों को ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होता है जो कि इस फील्ड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पिक्चर मेरी बहुत फेवरेट है। द रीज़न इज़ कि जब मैं रोबोटिक्स के बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, तो मैं ये पिक्चर उनको समझाता हूँ, मतलब ये पिक्चर उनको दिखाता हूँ, क्योंकि बच्चे एनिमेटेड पिक्चर के ना बड़े शौकीन होते हैं। सो कोई मुझे बता सकता है, देखो इसमें तीनों चीज़ें ना डिफाइन है कि वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, और रेजिस्टेंस क्या होता है। अब मुझे कोई बंदा ये पिक्चर समझा सकता है कि पिक्चर में हो क्या रहा है? कोई मुझे बता सकता है पिक्चर में हो क्या रहा है? एक बंदा किसी को धक्का मार रहा है और तीसरे से ऊपर से कोई तीसरा बंदा रस्सी से उसको खींच के खड़ा हुआ है। क्या हो रहा है, कोई बताएगा? चैट पे बता दो, क्योंकि ये पिक्चर वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट के बिहेवियर को समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल है। रेजिस्टेंस वोल्टेज एम्पेयर को, यानी कि वोल्टेज किसी भी चीज को यानी कि करंट दे रहा है एम्पेयर, यानी कि एम्पेयर की वैल्यू में,
और रेजिस्टर क्योंकि वो करंट को रोक के रखता है, थोड़ा हल्का मतलब हाँ कम करता तुम है वो बिल्कुल सही उसको रोकता पहुंचे है। हो। 2 बंदे हैं सर और एक को मार रहे हैं। हाँ ये ज्यादा बेहतर जवाब है। ठीक है, सो बेसिकली होता ये है, आपकी जो वायर है ना, वायर के अंदर 3 चीजें एग्जिस्ट करती हैं। पहली चीज होती है वोल्टेज, सेकंड चीज इज एम्पेयर एंड थर्ड चीज इज ओम। वोल्टेज क्या होता है? एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। जैसे अगर आप लाइन में मेरे आगे खड़े हो तो मैंने आपको पीछे से धक्का मारा, ठीक है, जो जैसे मैंने आपको पीछे से धक्का मारा ना, आप भागे, तो जो चीज भागती है ना उसको क्या कहते हैं? एम्पेयर। और एम्पेयर का मतलब है, एम्पेयर इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस करंट। ठीक है, तो जो चीज भागती है वो एम्पेयर होता है, जो चीज से धक्का मारती है वो वोल्टेज होता है, और जो चीज भागती हुई चीज को रोकती है, यानी एम्पेयर को जो हिंड्रेंस क्रिएट करती है ना, वो होती है रेजिस्टेंस। अब देखो, इससे एक चीज तुम लोगों ने सीखी होगी, रेजिस्टेंस कभी भी वोल्टेज को अफेक्ट नहीं करता। सीखी? रेजिस्टेंस कभी भी वोल्टेज को अफेक्ट नहीं करता। रेजिस्टेंस हमेशा किसको अफेक्ट करता है? रेजिस्टेंस हमेशा करंट को अफेक्ट करता है। वोल्टेज से उसका जान पहचान ही नहीं है, मतलब उसकी वोल्टेज से बनती नहीं है, जबकि वोल्टेज करंट को पीछे से पुश कर रहा है और रेजिस्टेंस वोल्टेज की बजाय वो करंट को रोक रहा है। सो बेसिकली तीनों की डेफिनेशन है ना, वो तीनों साइड पे लिखी हुई है। वोल्टेज इज एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस एक्सप्रेस्ड इन वोल्टेज, जबकि करंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस। ठीक है, रुकावट प्रोड्यूस कर रही है फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, अच्छा ये एक पिक्चर है, लेकिन अगर मैं एक वायर की बात करूं तो एक वायर में ऐसी हजारों पिक्चरें होंगी और हजारों स्टेशन होंगे जहाँ से ग्रीन कलर का एम्पेयर भाग रहा होगा और वोल्टेज उसको धक्का मार रहा होगा और ओम हर हर जगह पे उसको रोकने की कोशिश कर रहा होगा। सो ये बेसिकली बेसिक एग्जांपल है जिससे हम बच्चों को वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंस समझाते हैं। ठीक है, अच्छा देन वी हैव ब्रेड बोर्ड। अच्छा ब्रेड बोर्ड बेसिकली क्या होता है? अब हम थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल की तरफ आ रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पर एंड कर रहे होंगे। ये कि ब्रेड बोर्ड में ये होता है कि आपके पास है ना, ये ब्रेड बोर्ड का कुछ अच्छा सा इस तरह का खूबसूरत सा चेहरा होता है, जिसमें अगर आप देखो ना, ये लाल वाली लाइन ऊपर, लाल लाल वाली लाइन, ये बेसिकली सारी शॉर्ट होती है। सारी शॉर्ट का मकसद ये है कि अगर मैं कोई चीज़ यहाँ लगाऊं या कोई चीज़ मैं यहाँ लगाऊं, एक्चुअली ये पूरा क्या है? ये पूरा सेम चैनल है, ये सेम चैनल है, सही है, ये पूरा सेम चैनल है, या मैं यहाँ लगाऊं, तो बात क्या है? बात एक ही है। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिकली समझानी है कि जो जो बेसिकली जो ब्रेडबोर्ड होता है उसमें सेम चैनल होता है। और जहाँ तक ग्रीन का सवाल है ना, तो ग्रीन वाली भी सेम चैनल है। तो ब्रेडबोर्ड के अंदर अगर आप कोई चीज़ यहाँ लगाते हो तो वो चीज़ आपको ऑटोमेटिकली यहाँ मिलेगी, लेकिन हाँ, कोई चीज़ अगर आप यहाँ लगाते हो तो वो आपको यहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि वो उसके साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन अगर आप कोई चीज़ यहाँ लगाते हो तो उसका कनेक्शन डेफिनेटली यहाँ के साथ ज़रूर है। ठीक है, मैंने स्क्रीन ख़राब कर दी है काफ़ी हद तक। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं, जल्दी से आगे जाते हैं और एंड करते हैं स्लाइड्स को। अच्छा, सो बेसिकली आपका काम क्या है? ठीक है, अब आते हैं काम की बात पे। ठीक है, अभी जितनी भी बातें की ना, वो तो सब वो भी काम की थी, लेकिन ये ज़्यादा काम की है। ठीक है, तो आपको करना ये कि आपको अपने करीबी किसी भी स्टोर पे जाना है। ठीक है, अगर वो खुला है, ठीक है, अगर लॉकडाउन के ऐसे बंद है तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर वो खुला है तो आपको उससे 3 चीज़ें लेनी है। नंबर 1 इज़ 9 वोल्टेज बैटरी, नंबर 2 इज़ रेजिस्टेंस। अच्छा, आई वुड प्रेफर 470 ओम का रेजिस्टेंस, यानी आप उसको बोलो कि भाई 470 ओम का रेजिस्टेंस है। अगर वो बोले ना कोई और आपको उठा के दे दे, तो आपको क्या करना है? आपको उसका चेक करना है रंग। पहला होना चाहिए येलो, दूसरा होना चाहिए पर्पल और तीसरा होना चाहिए ब्राउन। अगर आपने ये तीनों पकड़ लिए ना, तो आप उस बंदे को बोलोगे कि भाई मैंने आपको कहा था 470 ओम का दो, आपने किसी और ओम का रेजिस्टेंस दिया, तो यहाँ आप उसको पकड़ सकते हो। ठीक है, सो आपको करना ये कि आपको अपने घर में एक सीरीज सर्किट बनाना है और एक पैरेलल सर्किट बनाना है। सीरीज सर्किट में आपको ये करना है कि आपको प्लस से एक वायर निकालनी है और वो रेजिस्टेंस के एक पैर से लगते हुए फिर उसके पास एलईडी का जो प्लस वाला पैर है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ एनोटेट करके बता दूँ, ये एलईडी का प्लस है, प्लस मतलब ये एनोड है और ये माइनस है। तो प्लस वाले को रेजिस्टेंस से लगाना है और माइनस वाले को ग्राउंड से लगाना है, तो क्या होगा? ये एक सीरीज कनेक्शन बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर फ्लो ऑफ करंट होगा और आप देखोगे कि आपकी एलईडी है ना, वो ग्लो होगी, ऐसे ऐसे करके ग्लो होगी, अच्छा सा रंग दिखाएगी। ठीक है, फिर आपको ये करना है कि ये करने के बाद आपको एक सर्किट बनाना है जिसका आपको नाम रखना है पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में आपको ये करना है कि 2 या 2 से ज़्यादा, यानी पहला 470 ओम का रेजिस्टेंस,
दूसरा 470 ओम का रेजिस्टेंस, और इस तरह आपको दो लगाने हैं पैरेलल में और उनके साथ एलईडी लगा देनी है। ये एलईडी का प्लस है, ठीक है, ये एलईडी का माइनस है, और इस तरह इन दोनों को आपस में जोड़ के फिर वापसी ग्राउंड से कनेक्ट कर देना। तो आप देखोगे कि ये दोनों एलईडीज क्या करेंगी, ग्लो होंगी। तो ये कनेक्शन इज पैरेलल और ये कनेक्शन इज सीरीज। अच्छा, इस कनेक्शन में आपको करना है ये कि आपको ग्रीन वाली एलईडी को हटा के चेक करना है कि लाल वाली एलईडी जल भी रही है या नहीं जल रही है। तो आप देखोगे कि लाल वाली एलईडी जल रही होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रीन वाली एलईडी। सो ये आपको ट्राई करना है प्रैक्टिकली कि व्हाट इज सीरीज एंड व्हाट इज पैरेलल सर्किट, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बेसिकली एक्सरसाइज है जिससे आप छोटे छोटे ना डिज़ाइन कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक के सर्किट्स, ठीक है। ये हमने डिज़ाइन किया था, ये एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है फ्रिट्जिंग, उसके ऊपर। सो अगर आप देखो गौर से तो ये इसका प्लस है, ठीक है, मैं इसको लाल कैसे कर सकता हूँ, हाँ, ये इसका प्लस है, और प्लस देखो यहाँ जा रहा है, तो ये लाइन ऑटोमेटिकली क्या हो गई, ये लाइन ऑटोमेटिकली प्लस हो गई, क्योंकि मैंने क्या कहा था ये आपस में लाइन क्या होती है, शॉर्ट होती है, और ये प्लस इस स्विच के अंदर से। अच्छा, यहाँ पर हमने एक स्विच लगाया हुआ है, आप भले स्विच ना लगाओ, ठीक है, आप फौरन इस वायर को यहाँ कनेक्ट कर दो यहाँ पर। तो क्या होगा कि ये कनेक्शन जो है ना नीचे वाला, ये कनेक्शन है पैरेलल कनेक्शन, ये पैरेलल है, ठीक है, और ये आपके पास सीरीज कनेक्शन है। तो जब आप इसको ज्वाइन करोगे, अच्छा ब्रेड बोर्ड अगर आप लोगों के पास नहीं है, क्योंकि ब्रेड बोर्ड इज़ एक्सपेंसिव, ठीक है, अगर आपके पास ब्रेड बोर्ड नहीं है तो आप हाथों पे भी है ना इसको घुमा घुमा के बना सकते हो। द रीज़न है इसके 9 वोल्टेज डीसी किसी बंदे को हार्म नहीं करता, ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप प्लस माइनस को शॉर्ट कर दो, ठीक है, प्लस माइनस को शॉर्ट करोगे तो आपकी बैटरी ख़राब हो जाएगी, आपको कुछ नहीं होगा लेकिन आपकी बैटरी है ना वो ख़राब हो जाएगी। सो आई पर्सनली वांट कि आप लोग सब इसको ट्राई करो, क्योंकि हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में, तो मैं आपको वर्चुअली ही सिखा सकता था, प्रैक्टिकली मैंने इसकी कुछ स्लाइड्स बनाई हैं और मैं वो, मेरी स्क्रीन वापसी अनशेयर हो गई, मैं वो आपके साथ है ना ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है, और डेफिनेटली 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 है ना मैं वो आपको बताऊँगा, तो आप देखिएगा ज़रूर, ठीक है। सो ये पिक्चर नज़र आ रही है, खुली ही नहीं है। सो ये बेसिकली है ना रिक्वायरमेंट है जिसमें आपको एक ब्रेडबोर्ड चाहिए होगा, एक एलईडी, एक कनेक्टर, 9 वोल्टेज की बैटरी, और हमने यहाँ पर है ना स्टेप्स बताए हुए। अच्छा, आप देखो ये एक एलईडी है जो कि येलो इन कलर है, और अगर आप लोग स्क्रीन पे देख लो तो स्क्रीन पे मेरा जो उल्टा हाथ वाला है ना, मतलब उल्टे हाथ पे जिसका पैर है, ये प्लस है और ये माइनस है, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो, ठीक है, दिस इज़ प्लस एंड दिस इज़ माइनस, ठीक है। और उसके बाद मैंने स्टेप बाय स्टेप हमने ये चीज़ें ना आपको समझाई हैं कि किस तरह चीज़ें चल रही हैं, देख रहे हो, हमने एक एक करके देखो। अच्छा, एक और चीज़, 9 वोल्टेज की बैटरी का जो क्लिपर होता है ना उसके अंदर भी लाल वाला इस प्लस, तो देखो मैंने प्लस वाले को ना प्लस के साथ लगाया, ये प्लस वाला है, इसको देखो मैंने यहाँ से घुमा के प्लस पे लगाया है, और माइनस वाले को मैंने, अगर मैं वाइट से माइनस को डिनोट करूँ तो वाइट वाले को, माइनस वाले को देखो मैंने ब्लैक से लगाया, ठीक है। और बीच में देखो ये क्या है पता है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आपको इस तरह का कुछ बनाना है सर्किट, और उसके बाद आपको एक वीडियो बनानी है छोटी सी, ये देख रहे हो, ये जब आप इसको लगाओगे तो कुछ ये ऐसे ग्लो होगा, ठीक है। सो ये इसका जूम इन वर्जन है, ठीक है, अगर आप ब्रेडबोर्ड यूज़ कर रहे हो तो ये भी आप इस तरह भी इसको देख सकते हो, ठीक है। और ये सर्किट सीरीज़ का था और ये सर्किट पैरेलल का है, ठीक है। तो आपके साथ मैं डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा, आपको पैरेलल सर्किट और सीरीज सर्किट की या तो पिक्चर खींच के मुझे भेजनी है, यानी अपनी जो टीम है, जो आपके मुशीर्स हैं, आपको उनको भेजनी है, या फिर आपको इसकी एक अच्छी सी वीडियो बनानी है, सो दैट मैं और आप, हमारी जो टीम है, उसको ऐसा लगे कि हाँ वाकई हमारा सेशन प्रोडक्टिव था, जिसकी वजह से आपने ये चीज़ को है ना ट्राई किया। अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है सो कोई इशू नहीं है, ठीक है, आई एम नॉट फोर्सिंग कि सबको करना है, लेकिन आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल कि अगर मैं देखूं कि यार बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मैं यहाँ पर एंड करता हूँ, वी हैव 4 मिनट्स लेफ्ट, सो रक्षंदा और टीम, इफ़ यू वांट टू से समथिंग यू कैन ऐड। या थैंक यू सो मच कामरान सर। अगर किसी को भी कुछ सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। वी हैव 2 मिनट्स फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन, देन हम अब इस सेशन का बाकायदा इख्तिताम करेंगे। किसी को कुछ पूछना है सो यू कैन आस्क, वी हैव 4 मिनट्स लेफ्ट। थैंक यू सो मच अली मोहम्मद सलीम।
ओके, सो आई थिंक कोई सवालात नहीं है। सो थैंक यू सो मच कामरान सर वंस अगेन कि आपने हमें इस सेशन को दोबारा एक कंडक्ट किया। हेलो यस यस अब्दुल सईद सर। हेलो सर, के बगैर जी, तो मैं आपको वर्क कर सकते हैं या नहीं? अब्दुल सईद, तुम्हारी आवाज है ना वो थोड़ी सी बीच में कट रही है, सो कैन यू रिपीट? अच्छा, मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि रजिस्टर के बगैर भी हमारा काम चल सकता है ना, मतलब कि हाँ पैरेलल या सीरीज में? हाँ हाँ, आप रजिस्टर के बगैर भी डायरेक्ट वोल्टेज की बैटरी को आप एलईडी के साथ कर सकते हो कनेक्ट, लेकिन लगाने के बाद फौरन हाथ हटा देना। पता है क्यों? क्योंकि अच्छा 9 एलईडी 3 वोल्टेज की और 9 वोल्टेज है, तो आप फौरन है ना, आपका हाथ है ना जल सकता है। मतलब या तो वो एलईडी आपके हाथ में ना वो अचानक से हीटअप हो जाएगी, तो आपको आपका हाथ जल सकता है। अच्छा, रजिस्टर मतलब कि कौन सी चीज को प्रोटेक्ट करता है? रेजिस्टेंस करंट को प्रोटेक्ट करता है, आपका करंट का जो फ्लो होता है ना उसको बेसिकली प्रोटेक्ट करता है, इसलिए हम रेजिस्टेंस लगाते हैं। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। आई थिंक अब कोई सवाल शायद नहीं है, तो इट्स ओके हाँ। सर। नरिश कुमार, उनका हैंड रेज है। अगर आपको कोई सवाल है तो आप लिख सकते हैं, या आप अपना माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच कामरान सर वंस अगेन। आज आपने आई थिंक मेरे साथ सारे बच्चों की फिजिक्स को जगा दिया। ऑल्दो मैं अगर थैंक यू। मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, बट स्टिल मुझे आज फिजिक्स याद आ गई, जिस तरह से ये रेजिस्टेंस कैपेसिटर वगैरह के बारे में हमने पढ़ा। थैंक यू सो मच कि आपने इतनी नॉलेज हमसे शेयर की, और हमारे जो पास्ट की जो भी लर्निंग्स है उसे दोबारा फ्रेश किया। और जो माइट भी पॉसिबल, हमारे पास बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो स्टिल अभी फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अपनी यूनिवर्सिटी में फिजिक्स लिए हो। तो थैंक यू सो मच कि आपने हमारी इतनी हेल्प की, हमारे लिए एक और सेशन अरेंज किया, और बच्चों को रोबोटिक्स की फील्ड के लिए बारे में आपने बहुत ज़्यादा बताया। तो थैंक यू सो मच टू ऑल पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया, और जो स्टार्टिंग से हमारे साथ थे, और अभी जो नहीं ज्वाइन कर पाए, इट्स ओके। सो थैंक यू सो मच। एक लास्ट अनाउंसमेंट के साथ हम ये सेशन एंड करेंगे। रात में 7:30 बजे आप तमाम के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सेशन रखा